दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1906। दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बिल्कुल सही है। वर्ष 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। बिल्कुल सही है। और उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुफ्तार का आरंभ किया था। बिल्कुल सही है। और उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में जो ऑप्शन डी है वो आपका गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था? तो आप जान लीजिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1918 में इंग्लैंड गए, लेकिन वर्ष 1919 के कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए वे भारत लौटे थे। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन जो 1919 था दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। 1920 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ऑप्शन देखिए, सुभाष चंद्र बोस, एलन कैंपबेल जॉनसन, बीजी हार्निमैन या सरोजनी नायडू। तो सही उत्तर है एलन कैंपबेल जॉनसन। दोस्तों आप जान लीजिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसमें गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। लॉर्ड इरविन की जीवनी लिखने वाले ब्रिटिश लेखक एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो उत्तर है 18 जुलाई 1947। दोस्तों भारतीय स्वाधीनता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति मिली थी। इसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 पृथक देशों की स्थापना को स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है कैसे? तो ऑप्शन देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा या भारत के न्यायाधीश द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, निर्वाचन आयोग जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर बनता है।
और अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह और सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो उत्तर है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। दोस्तों, केंद्र राज्य के बीच राजस्व के वितरण संविधान के भाग 12 में अध्याय 1 के तहत अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत जो है इनका प्रावधान किया गया है। इसमें करों के बंटवारे, राज्यों को संघ से प्राप्त अनुदान और वित्त आयोग के गठन, अनुच्छेद 280 आदि के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? तो आप जान लीजिए, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। दोस्तों, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली और पालतू जीव जंतुओं और पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं कहाँ? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो सही उत्तर है ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक और गैस में सबसे कम होती है और ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं क्योंकि इनको चलने के लिए या संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनेमो या लघुनाभिकीय रिएक्टर? तो सही उत्तर है सोलर सेल। दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। इन उपग्रहों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनमें विशाल सौर पैनल लगाए जाते हैं जिनसे सौर सेल चार्ज होकर उपग्रह को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न एक बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जान लीजिए, नीलांजन मुखोपाध्याय। दोस्तों, नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर देखिए, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बारे में आपसे कथनों में कौन सा कथन जो है असत्य है उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, 7वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और उसने अपनी रिपोर्ट जो है 19 नवंबर 2015 को प्रस्तुत किया था। तो इसमें देखिए, 3 वर्षों में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित है। ये आपका गलत कथन है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन का अनुमोदन 4 फरवरी 2014 को किया था। 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर थे और 1 जनवरी 2016 से आयोग की संस्तुतियां लागू की गई थी, लेकिन 3 वर्षों में आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित है। ये वेतन आयोग के बारे में सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? तो सही उत्तर है अबुल फजल के द्वारा दोस्तों 7 वर्षों में अकबरनामा पूरा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी और इस अद्वितीय ग्रंथ की रचना 1590 से 1596 के मध्य हुई, यानी इसकी रचना 7 वर्षों में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए घटनाओं को कूट से सही कालानुक्रम का पता करिए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था।
एक अधिनियम के रूप में रौलट विधेयक पारित हुआ था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और रौलट विधेयक मार्च में पास हुआ था और अप्रैल में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये दिसंबर 1919 में हुआ था। तो क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले रौलट अधिनियम, फिर जलियांवाला बाग, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और उसके बाद दोस्तों आप जान लीजिए बाल गंगाधर तिलक का निधन सबसे बाद में हुआ था। तो यहाँ पर सही उत्तर 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था किसे? ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास या फजल हक को। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी को। दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो उत्तर है शौकत अली। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा निर्धनता का दुष्चक्र, ये अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो सही उत्तर है रेगनर नक्स के द्वारा। दोस्तों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नक्स ने निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार अल्प विकसित देश गरीबी के दुष्चक्र में रहते हैं, जिसमें गरीबी और गरीबों को जन्म देती है और बढ़ावा देती है और इस कारण से गरीब देश हमेशा गरीबी में ही फंसे रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान और बंगाल की खाड़ी। तो सही उत्तर है पश्चिमी घाट। दोस्तों, भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये जैव विविधता की दृष्टि से घने हैं और पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु दाब सबसे कम होता है, देखिए, ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। वायु दाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है क्योंकि वायु का तापमान बढ़ने पर वो गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न वायु दाब का निर्माण होता है। इसलिए गर्मी के ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब सबसे कम होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? तो सही उत्तर है 9। दोस्तों, कृषि को प्रभावित करने वाले मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन आदि कारकों के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें भाबर और तराई प्रदेश, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य प्रदेश शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एजेंडा 21 में कुल कितने समझौते हैं आपको बताना है? तो सही उत्तर 5 समझौते। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का एक गैर बाध्यकारी यानी स्वैच्छिक समझौता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के रियो सम्मेलन 1992 से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 5 समझौते शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड ओजोन डे यानी विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और दोस्तों 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है आपको बताना है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण से?
तो सही उत्तर है ग्रीन मफलर, ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर योजना के अंतर्गत राजमार्गों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, क्योंकि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, आपको बताना है। देखिए, गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या मूंगफली का खेत। तो सही उत्तर है धान का खेत, ऑप्शन बी। और आप जान लीजिए दोस्तों, मीथेन गैस वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करती है। इसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशुओं का मल, आर्द्र भूमि और मवेशी करने वाले जंतु जो दोस्तों जीव जंतुओं या पशुओं से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, आपको बताना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को बनाने के पीछे भोपाल गैस त्रासदी 1984 की विभीषिका ने प्रेरक का कार्य किया और ये अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत बनाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका। देखिए, यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुखीय कैंसर का या त्वचीय कैंसर का। तो सही उत्तर है त्वचीय कैंसर का कारण हो सकता है सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। देखिए, 4 ऑप्शन हैं आपके पास, चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और बुलर झील। तो इसमें से आप जान लीजिए दोस्तों, रामसर संधि के अंतर्गत इसमें से आप देखेंगे तो ये सभी स्थल रामसर स्थलों के अंतर्गत शामिल हैं। इसमें चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और बुलर झील, ये सभी झीलें ये जो रामसर दर्जा के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, कागज उद्योग के लिए जो प्रमुख केंद्र है वो टीटागढ़, सीमेंट उद्योग के लिए लखेरी, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए भिलाई और खनिज तेल के लिए अंबाला मुकुल प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 2 और 1 विकल्प, देखिए 3, 4, 2, 1, ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास। तो आप जानते हैं कि सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से होता है और ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। इसका पौराणिक नाम शत्रुदि है और रावी नदी का उद्गम चंबा हिमाचल प्रदेश में है। चेनाब नदी हिमाचल के बरालाचा दर्रे के समीप से निकलती है और ब्यास नदी हिमालय के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। रावी, चेनाब और ब्यास नदियाँ इनका उद्गम भारत में है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।